नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंदा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी में बाल मनोविज्ञान में कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट आदि की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको अगर एक बार हम समझ लेंगे अच्छे से तो शायद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँ वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कैसे कोहलबर्ग ये बताते हैं कि बालक का जो है विकास है वो नैतिक होता है। यहाँ अगर वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो वो सामाजिक विकास की बात करते हैं, पियाजे की बात करेंगे तो वो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। हालांकि उन्होंने नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया हुआ, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूछा यहाँ से जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोहलबर्ग के बारे में। देखिए, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और 1958 ईस्वी में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया जिसे हम कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसके पश्चात इनके इस सिद्धांत पर काफ़ी लोगों ने रिसर्च किया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि ये जो सिद्धांत दिया था इन्होंने खुद अपनी बुक में लिखा, उसको विस्तृत तरीके से डिटेल में। 1984 ईस्वी में इन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लिखी और इसमें ये जो सारे सिस्टम है, अर्थात ये जो सोपान दिए गए हैं यहाँ पर, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, जो भी 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई हुई हैं, तो इन्होंने एक बात कही थी कि व्यक्ति की उम्र में भले उतार चढ़ाव हो जाए, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचना ही पहुंचना है। अर्थात इन स्टेज में जाना एक सार्वभौमिक सत्य है। ये बात भी इन्होंने कही थी। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो कहा जाता है कि इन्होंने सुसाइड किया हुआ था। इनकी कार में से ये बंद थे, शीशा बंद था और उसके पश्चात जब देखा गया तो ये अचेत अवस्था में, अर्थात इनकी डेड हो चुकी थी। इनको अस्पताल ले जाया गया तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन ज़्यादातर लोग ये अनुमान लगाते हैं कि इन्होंने सुसाइड किया हुआ था। तो खैर, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो इम्पोर्टेंट है उन पर हम लोग बात करते हैं। इन्होंने कई कहानियाँ बनाई हुई हैं। कई कहानियों के माध्यम से बालकों के अंदर किस तरीके कैसे नैतिक विकास होता है उसके बारे में जानने की कोशिश की थी। उन्हीं में से सबसे एक इनकी फेमस कहानी है जिसे हम हाइंज की दुविधा कहते हैं, डिलेमा ऑफ हाइंज। तो हाइंज की दुविधा कहानी के द्वारा ही बाद में क्या किया गया कि उन्होंने बालक किसी चीज़ के बारे में कैसे डिसीजन लेते हैं, अर्थात उनका अपना एक जो तर्कणा क्या होती है, उनकी एक अपनी रीजनिंग क्या होती है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है और उनको फिर अवस्थाओं में बांटा हुआ है। तो दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले प्रसिद्ध कहानी जो हाइंज है, हाइंज की जो दुविधा है वो क्या है। दोस्तों, एक व्यक्ति था हाइंज नामक व्यक्ति था और उसकी जो वाइफ थी वो जानलेवा बीमारी से ग्रसित थी, अर्थात बहुत ही खतरनाक बीमारी उसको हो गई थी और वो अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता था। बाद में उसको पता चला कि ये जो जानलेवा बीमारी है इसकी दवा है और एक जो केमिस्ट वाला है, अर्थात जो मेडिकल स्टोर वाला कह सकते हैं, उस व्यक्ति के पास ही इसकी दवा मिलेगी। तो ये जाता है वो दवा लेने के लिए, चूँकि अपनी पत्नी को बचाना चाहता है इसलिए दवा लेने जाता है। लेकिन चूँकि वो जो दवा है वो सिर्फ उसी व्यक्ति के पास है और वो और कहीं नहीं दवा मिलती है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और वो इसको कई गुना महंगे दामों में बेच रहा है। हाइंज के पास इतने पैसे नहीं है जितना वो उसका दाम वो चुका सके और वो दवा लेकर के अपनी पत्नी को बचा सके। लेकिन वो काफ़ी प्रयास करता है, इधर उधर से दोस्तों से पैसा इकट्ठा करता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी उसके पास मात्र जितनी वो दवा की कीमत थी उससे आधा पैसा के लगभग ही वो इकट्ठा कर पाता है। जब वो हर जगह हाथ पैर मार करके परेशान हो जाता है और उस दवा की कीमत के लिए वो पैसा नहीं जुटा पाता, चूँकि वो व्यक्ति उससे कम करने के लिए तैयार भी नहीं था। हो सकता है उसने काफ़ी मतलब विनती की हो, निवेदन किया हो, गिड़गिड़ाया होगा उस व्यक्ति के सामने कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं, मेरी पत्नी बीमार है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें उसने कहा होगा। चूँकि वो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता, उसके लिए पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी,
तो उसने कहा नहीं, इससे कम दाम पे नहीं बेचेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं जैसे मार्केट में एकाधिकार हो जाता है, इकोनॉमिक्स की भाषा में मोनोपोली। तो ऐसी स्थिति में फिर ये अब वो क्या करे, वो दुविधा की स्थिति में है कि वो अब क्या करे, अपनी पत्नी को बचाए तो फिर कैसे बचाए, उसके पास दवा लेने के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर वो अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दे। ऐसी दुविधा में हाइंज फंसता है और अंततः वो क्या करता है कि वो जो केमिस्ट की दुकान थी जहाँ पर वो दवा थी, वो बाद में क्या करता है, घात लगा करके वहाँ चोरी कर लेता है और वो फिर दवा अपनी पत्नी को देता है और उसके बाद उसको बचा लेता है। तो इस तरीके की जो कहानी है हाइंज की दुविधा, ये कहानी को कोहलबर्ग ने क्या किया था, लगभग 70-75 जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, सब अलग अलग उम्र के बच्चे थे, उन बच्चों के बीच में इस कहानी को सुनाया। सुनाने के बाद यहाँ पर कई तरीके के उसने प्रश्न किए, जैसे कि एक प्रश्न यही किया उसने कि ये बताइए क्या हाइंज ने जो चोरी की वो सही थी, क्या उसको चोरी करना चाहिए था। अगली चीज़ वो ये कहता है कि ये बताइए कि ये जो काम उसने किया वो सही था या नहीं सही था, उसे अपनी पत्नी को बचाना चाहिए था, और अगर अपनी पत्नी को बचाना चाहिए था तो उस चोरी क्यों की उसने। तो इस तरीके के तमाम सारे सवाल जब वो बच्चों के बीच में करता है तो बच्चे अपने अपने तर्क के आधार पर क्या करते हैं, वो उस सवाल का उत्तर देते हैं। और इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब के अकॉर्डिंग ही फिर कोहलबर्ग ने क्या किया कि बच्चों को एक स्तर पर, एक स्टेज पर बांटना शुरू किया और उनको एक स्टेज में रखा कि बालक, इस उम्र का बालक इस तरीके से सोचता है, इस उम्र का बालक इस तरीके से सोचता है। अर्थात बालक की जो नैतिकता है वो कहाँ पर दिखाई देती है और कहाँ पर नहीं दिखाई देती है। जब उसे ऐसी परिस्थिति में हो, सपोज दैट आपके साथ ये घटना घट जाए कि आपके घर में कोई बीमार है, माँ बीमार है, और आपको ज्वाइन करने जाना, वो आपकी नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आया हो, उसकी एक डेट हो कि इस समय आपको जहाँ मतलब ज्वाइन करना है, और या हो सकता है आपका एग्ज़ाम लगा हो और वो एग्ज़ाम ऐसा हो जिसमें आपका होना निश्चित है, आपकी परीक्षा वो आप पास कर सकते हैं, और उसी दिन आपकी माँ बीमार हो जाए, उसी दिन आपकी परीक्षा हो। ऐसी दुविधा की स्थिति में आप क्या करेंगे, और यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो किस आधार पर होगी, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको क्या किया कोहलबर्ग ने देखा बालकों के अंदर कि वो कैसे क्या डिसीजन लेगा। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेगा, अपने करियर के बारे में सोचेगा, या अपनी माँ के बारे में सोचेगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ऐसी स्थिति में वो किस तरीके का डिसीजन लेता है, ये उसकी नैतिकता को, ये उसकी मोरालिटी को दिखाएगा। ये चीज़ों का अध्ययन जो है वो कोहलबर्ग के द्वारा किया गया, और इसी तरीके से उन्होंने ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको दिया है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम व्यू के हिसाब से देखें तो उन्होंने क्या किया कि 3 लेवल बताए। कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए, और प्रत्येक स्तर में 2 स्टेजेस बताई। तो याद रखिए 3 स्तर बताए हुए हैं, पूछ लेता है एग्जाम में यही, और प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं हैं, 2 चरण हैं। ऐसे में कितने हो गई पूरी अवस्थाएं या चरण? 6। तो 6 अवस्थाएं हो गई। इस तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया हुआ है। इन्होंने ये कहा कि ये जो जितनी अवस्थाएं हैं या ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल में प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचना ही पहुंचना है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ जो उम्र दी गई है इस उम्र में अंतर दिखाई दे, उम्र में अंतर दिखाई दे सकता है, लेकिन इन अवस्थाओं में एक व्यक्ति को पहुंचना ही पहुंचना है। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा कोहलबर्ग के द्वारा कहा गया। हालांकि इस चीज़ की बाद में आलोचना भी होती है, वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, तो उन्होंने 3 स्तर बताए, जहाँ ये तीनों स्तर के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बात करते हैं कि किस स्तर की, पूर्व परंपरागत स्तर या प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल। मैंने यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों को लिखा हुआ है, आप जैसे बेहतर समझ सकते हैं, जिस चीज़ से वैसे आपको समझना है। पूर्व परंपरागत स्तर, मैं पहले इन तीनों स्तर के बारे में संक्षेप में बताता हूँ, उसके बाद डिटेल में चलते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। देखिए परंपरागत का मतलब क्या होता है, इसको अगर आप समझते हैं, परंपरागत का मतलब जो चीज़ें इस समय वर्तमान में चल रही हैं, जिन नियमों के द्वारा इस समाज चल रहा है,
जिन नियमों के द्वारा ये समाज चल रहा है वो नियम गलत हो या सही हो इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो जो रूल्स हैं उन रूल्स का पालन व्यक्ति को करना पड़ता है और करते हैं लोग। ये क्या है? ये परंपरागत चीज़ है। लेकिन जब इससे पहले की स्टेज हो, अर्थात आपको दुनियादारी के नियम से कोई लेना देना ना हो, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, उस समाज में कौन कौन से रूल्स हैं, इससे कोई लेना देना ना हो, ऐसी अवस्था में जब बालक होता है तो उस अवस्था को, उस लेवल को, अवस्था नहीं उस लेवल को हम पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल। अर्थात इसको एक और नाम दे सकते हैं, हम इसको नाम दे सकते हैं पूर्व रूढ़िवादी स्तर। दोस्तों बात ये होती है कि जब चीज़ों को हम रटना शुरू करते हैं तो ऐसी स्थिति में जब शब्द बदल दिए जाते हैं तो फिर हम एग्जाम में गलत कर देते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ लिखा हुआ है पूर्व रूढ़िवादी स्तर, सर आप बता रहे हो कि लिखा हुआ है पूर्व परंपरागत स्तर। पर अगर दोनों चीज़ों को आप समझ लोगे, अगर एक चीज को समझ लोगे तो फिर शब्द बदल देने से उनका अर्थ नहीं बदलेगा। अर्थात परंपरागत के पहले जो रूढ़िवादिताएं हैं, जो समाज में अभी व्याप्त चीजें हैं, जो समाज के लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन चीजों से जब बालक का कोई लेना देना नहीं होता, उस स्तर को हम नाम देते हैं पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व रूढ़िगत स्तर। तो रूढ़ियों के पहले का स्तर। और यहां पर ये कह सकते हैं कि जो या मैंने देखिए एज दिया हुआ है 3 से 6 वर्ष, यहाँ ये कह सकते हैं कि 3 वर्ष के बालक में थोड़ा थोड़ा सा नैतिकता झलकना शुरू होती है। उसके पहले उसे कोई लेना देना नहीं होता है कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन से रूल्स यहाँ पर समाज में हैं, किसके पैर छूना चाहिए, है ना हमारे समाज में एक सिस्टम, किसके पैर छूना चाहिए किसके नहीं छूना चाहिए, किससे क्या कहना चाहिए, इससे कुछ लेना देना नहीं होता बालक का। उस स्तर को हम पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। फिर परंपरागत स्तर की बात करते हैं, जब बालक उस स्टेज में होता है, उस लेवल में होता है, जब वो देखता है कि समाज में बहुत सारे नियम व कानून बने हुए हैं और उन नियमों के मुताबिक ही उसे व्यवहार करना होता है। इस स्तर में जब वो होता है, इस तरीके की जो नैतिकता होती है उसे हम कन्वेंशनल मोरालिटी स्तर कहते हैं, परंपरागत स्तर कहते हैं। जब बालक इस परंपरागत स्तर से अपने आप को बाहर कर ले, अर्थात जो समाज में व्याप्त नियम हैं वो नियमों को वो खारिज करके खुद अपने नियम बताना शुरू करे, अगर वो सामाजिक नियम गलत हैं और उनको वो हटाना चाहता है और हटा दे और हटाने के बाद अपने सिद्धांत बनाना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं उत्तर परंपरागत। अर्थात परंपराओं से हट करके, पोस्ट परंपराओं से हट करके जब वो इतर हो जाए, ऐसे स्तर को हम क्या नाम देते हैं? उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल। तो ये 3 स्तर हैं। अब इन तीनों स्तर में क्या है कि एक एक स्तर के 2-2 पार्ट कोहलबर्ग के द्वारा बताए गए हैं, जिनके बारे में जानते हैं। जैसे हम पूर्व परंपरागत स्तर की बात करेंगे तो इसमें 2 अवस्थाएं हैं, 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट, जिसे हम अवॉइडिंग पनिशमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस अवस्था में बालक जब वो आज्ञा एवं दंड की अवस्था में होता है तो वो चाहता है कि उसे पनिशमेंट ना मिले, अर्थात अवॉइडिंग पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। वो अपने बाहर के समाज में देखता है कि किसी काम के लिए किसी को अगर दंड दिया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है, उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो वो देखता है कि ये अगर आज्ञा का पालन नहीं किया जाएगा तो इसके लिए पनिशमेंट मिलता है। और इसी चीज़ से वो क्या करता है, इसी आधार पर वो अपनी एक मोरालिटी स्थापित करता है, अपनी एक नैतिकता स्थापित करना शुरू करता है इस स्तर पर। इसीलिए इसको हम आज्ञा एवं दंड की अवस्था कहते हैं। अर्थात वो चाहता है कि उसे दंड ना मिले, उसे दंड ना मिले, उसी अकॉर्डिंग वो व्यवहार करना शुरू करता है और आज्ञा का पालन करता है। यहाँ पर वो आज्ञा का पालन भी करता है और किस लिए करता है कि कहीं अगर उस आज्ञा का उल्लंघन हम करें तो कहीं हमें पनिशमेंट ना दिया जाए, हमें दंडित ना किया जाए, इसलिए वो आज्ञा का पालन करता है। बस इतनी सी जानकारी उसको रहती है नैतिकता के बारे में। और इसे हम कह सकते हैं कि ये उत्तर शैशव अवस्था का बालक होता है। अर्थात जब उसकी उम्र 3 से 6 वर्ष के करीब होती है तब इस तरीके की नैतिकता, मोरालिटी उसके अंदर हमें दिखाई देती है, जिसे हम आज्ञा एवं दंड की अवस्था नाम देते हैं। इसी पूर्व परंपरागत स्तर में देखिए यहाँ पर अभी भी उसको परंपराओं से कोई परंपरा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए व्यवहार ऐसा कर रहा है कि उसको पनिशमेंट ना दिया जाए, उसे दंडित ना किया जाए, बस, इससे ज़्यादा नहीं।
जब अगली स्टेज की बात करेंगे इसी पूर्व परंपरागत स्तर में, वो है अहम केंद्रण की अवस्था, जिसे इगोसेंट्रिज्म या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या सेल्फ इंटरेस्ट स्टेज भी नाम देते हैं। ये अलग अलग शब्द जो मैंने लिखे हुए हैं यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ शब्द बदल दिए जाएंगे, आपको लगेगा कि अहम केंद्रण की अवस्था बताया गया था, लेकिन यहाँ शब्द बदल जाएंगे। इसे हम अहंकार की अवस्था कह सकते हैं, ईगो ऑफ स्टेज कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या होता है, अहम केंद्रण की अवस्था में बालक वही काम करता है, बालक वो चीजें करता है जिसमें उसका फायदा हो। जैसे यहां पर लिखा हुआ ना, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, वो जैसे को तैसा वाली चीज, टिट फॉर टैट वाली स्थिति में होता है। मतलब इसका क्या एग्जांपल दिया जाए कि जैसा आप उससे व्यवहार करोगे वो उसके बदले वैसा ही आपके साथ करेगा, जैसा आप उसको बोलोगे सेम वैसे ही वो बोलेगा, ठीक है। इसको हम टिट फॉर टैट बोलते हैं या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज बोलते हैं। वो क्या करेगा, जिस तरीके का व्यवहार उसके साथ आप करेंगे उसके बदले में वो ऐसा ही आपके साथ करता है, जिसे हम अहम केंद्रण की अवस्था कहते हैं। अर्थात उससे दुनियादारी से मतलब अभी नहीं है, उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है, जिस चीज में उसे फायदा होगा वही काम करेगा। जैसे अगर उससे आप ये कहोगे कि बेटा ये एक गिलास पानी ले आओ, तो वो शायद उस समय आनाकानी करे, लेकिन उससे अगर आप कहोगे कि बेटा एक गिलास पानी लाओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तो देखिए अब क्या है, अब वो ये चाहता है कि इस काम के बदले, अगर आप मुझसे काम करवा रहे हो तो इसके बदले मुझे ये चाहिए। मतलब हर चीज में वो एक्सचेंज वाला सिस्टम लगाता है, व्यक्तिगत अदला बदली, कि मतलब आप अगर हमसे ऐसा चाहते हो तो आप हमारे लिए ऐसा करो। इस तरीके की भावनाएं उसके अंदर होती हैं और वो ऐसा ही चाहता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक गिलास पानी अगर मैं आपको दूंगा तो मुझे इसके बदले क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तब तो मैं काम करूंगा। इस स्थिति को हम अहम केंद्रण की अवस्था कहते हैं, अर्थात वो अपने आप को ज्यादा महत्व देता है। और इसको पियाजे महोदय ने भी बताया है अहम केंद्रण की अवस्था में के बारे में। सेल्फ इंटरेस्ट यहां शब्द लिखा हुआ कि वो अपने आप पर ज्यादा रुचि रखता है, ठीक है, अपने आप को ज्यादा महत्व देता है। इसे हम पूर्व बाल्यावस्था में देख सकते हैं। 6 से 9 वर्ष का जो उम्र का बालक है उसके अंदर ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद अगला जो लेवल है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल। इसमें 2 अवस्थाएं हैं। पहली जो है, तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, प्रशंसा की अवस्था, जिसे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। इसे एक और शब्द ये एग्जाम में पूछा जाता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ये इस तरीके की व्यवस्था हमें कोहल वर्ग की किस स्टेज में दिखाई देती है, जहां बालक हमेशा सबसे ये चाहता है कि लोग उसे अच्छा बालक कहें, लोग उसे अच्छा लड़का कहें, लोग उसे अच्छी लड़की कहें। इस तरीके की जो एटीट्यूड है बालक के अंदर, या इस तरीके की जो उन्मुखता है, वो बालक हमेशा चाहता है। अर्थात इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो समाज के बीच के लोगों से बनाता है, और वो ये अवस्था जो है वो प्रशंसा की अवस्था है। अगर उससे आप कहोगे बेटा शाबाश, तो उसे बड़ा प्रसन्न महसूस होगा। और अगर उसके बारे में कोई कह दे कि बेटा ये काम करोगे ना तो तुम अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे, तो ऐसी स्थिति में खुश होकर के उस काम को करेगा कि ये जो काम कर रहे हो इससे तुम्हारे माता पिता का नाम होगा, तुम्हारी प्रशंसा होगी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, वो फिर उसी तरीके का काम करता है। तो इस स्टेज को हम प्रशंसा की अवस्था नाम देते हैं। और यहाँ पर बालक हमेशा ये एटीट्यूड चाहता है, या लड़की ये एटीट्यूड चाहती है कि लोग उसे अच्छा कहें, लोग उसे एक अच्छा कहें, अच्छी लड़की कहें, लड़के को अच्छा लड़का कहें। अर्थात गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड, या इसे हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, उन्मुखता। बालक सबसे चाहता है कि हमें इस तरीके का कहा जाए, और इसीलिए हम कहते हैं ये प्रशंसा की अवस्था है। वो सभी से क्या चाहता है कि लोग उसे अच्छा कहें, लोग उसे लोग इतना अच्छा उसको कहें कि वो हमेशा खुश रहे, और इसीलिए इस अवस्था को प्रशंसा की अवस्था हम लोग नाम देते हैं। तो ये तीसरी अवस्था है, ये परंपरागत स्तर की पहली अवस्था है। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ये चौथी स्टेज है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, जैसे हम लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी बोलते हैं। अब इस स्टेज में जब बालक आता है, देखिए यहाँ पहले ही मैंने बताया था परंपरागत स्तर। अब समाज में जो भी नियम कानून बने हुए हैं उन नियम कानूनों को वो महत्व देता है, और उनके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उससे वो नाराज होता है। अर्थात वो सामाजिक व्यवस्था की जो बनी हुई है
जो भी चीज़ें समाज में बनी हुई हैं उनके प्रति वो सम्मान की भावना रखता है और उसे लगता है कि जो समाज में नियम बने हुए हैं उनका पालन करना ही क्या है, नैतिकता है। नैतिकता और अनैतिकता की जब बात करते हैं, मोरालिटी की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, मतलब सही और गलत, क्या सही है और क्या गलत। जब इन चीज़ों में हम अंतर करना शुरू करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अब जो नैतिकता है उसके भाव उसके अंदर आने लगे हैं। जैसे इस अवस्था में बालक के अंदर ये नहीं रहता, आज्ञा एवं दंड की अवस्था में या अहम के दंड की अवस्था में उसके अंदर ये नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत समाज में है, हम क्या बिहेव करें, नहीं, उसको सिर्फ अपने से मतलब रहता है। जैसे यहाँ देखते हैं आज्ञा दंड की अवस्था में वो सिर्फ इसलिए इस तरीके का व्यवहार करता है कि कोई उसे दंडित ना करे, बट ऐसे नहीं कि वो अगर गलत भी है तब भी उसको इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, अगर वो गलत काम है और गलत काम के लिए प्रशंसा दी जा रही है तो वो गलत काम ही करने लगेगा। तो यहाँ पर सामाजिक जो नियम है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो बिहेव यहाँ पर आधारित होते हैं उसके खुद से, उसे जो चीज़ पसंद है उस पर इंटरेस्ट लेगा और वो काम कैसे करता है, पनिशमेंट के डर की वजह से। लेकिन यहाँ जब हम परंपरागत स्तर पर कहते हैं, मतलब ये रूढ़िगत स्तर है, जो भी परंपराएं समाज में हैं उनका वो सम्मान करना शुरू करता है, अर्थात उसको लगता है कि जो भी समाज में नियम बने हुए हैं उन समाज के नियमों का पालन करना ही नैतिकता है, अगर इनका हम पालन नहीं करेंगे तो ये अनैतिकता है, ठीक है। और इसलिए वो लॉ एंड ऑर्डर का पालन करता है। अब यहाँ जब ये बालक पहुंचता है, इस समय क्या होता है, देखिए यहाँ उत्तर बाल्यावस्था की एज है, 9 से 12 वर्ष के बालक के अंदर ये चीज़ें दिखाई देती हैं, प्रशंसा की अवस्था जैसी चीज़ें। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही पहुंचता है वो पूर्व किशोरावस्था में, अर्थात 12 से 15 वर्ष की उम्र में, तब उसके अंदर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावनाएं जागनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद और आगे जब बढ़ता है वो 5वें लेवल पर सामाजिक समझौते की अवस्था, जिसे हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। अब यहाँ क्या है कि समाज, अभी देखिए यहाँ ये परंपरागत है, परंपरागत में यहाँ पर हमने देखा कि ये परंपरागत के दोनों थे। यहाँ वो सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई है उसका पालन करना नैतिकता मानता है, पालन ना करना अनैतिकता मानता है। लेकिन जब हम 5वीं स्टेज पे पहुँचते हैं तो हम पहुँचते हैं उत्तर परंपरागत स्तर पर, अर्थात अब वो रूढ़िगत चीज़ों से अपने आप को बाहर कर चुका है, अर्थात जो परंपराएं चल रही थी अगर वो गलत है तो उनको वो नकारना शुरू कर देता है। तो यहाँ जो 5वीं स्टेज है सामाजिक समझौते की अवस्था, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कस्टम या रूल्स समाज में किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो क्या करता है कि अब वो समझौते की स्थिति में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। कोई रूल्स बना हुआ है तो ऐसा नहीं कि रूढ़िवादी क्या होता है, रूढ़िवादी मतलब जो रूल्स है जो चला आ रहा है वो हो ही माना जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन जब इस अवस्था में बालक आता है, अर्थात उत्तर परंपरागत स्तर की जो शुरुआत होती है जिसे हम उत्तर किशोरावस्था कहते हैं, इसमें जब वो आता है तो वो अब कंप्रोमाइज करना शुरू करता है। कोई नियम बना हुआ है वो गलत है तो वो कहता है नहीं, इसको थोड़ा बदला जा सकता है, इस नियम को, क्योंकि ये नियम किसी को नुकसान पहुंचा रहा है इसलिए बदला जा सकता है। अर्थात लोगों के जो पर्सनल राइट हैं, अगर किसी के जीवन को खतरा है, किसी व्यक्ति के अधिकार जो है उन पर सीधा उल्लंघन हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी सामाजिक व्यवस्था के जो नियम बने हैं उसके कारण, तो इसका विरोध करना वो शुरू कर देता है। किस अवस्था में? इस 5वें स्टेज में, जो कि उत्तर परंपरागत स्तर की है। चूंकि अब यहाँ परंपराओं को नहीं मानने लगा है, उसने शुरुआत कर दी है उन परंपराओं से ऊपर चलने की, अर्थात जो परंपराएं गलत हैं तो हैं और उनमें उनको बदल देना चाहिए, इस स्थिति में वो आता है। इसके बाद इसकी जो अंतिम अवस्था है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बालक, कोई रूल्स गलत है, अगर कोई चीज़ गलत है तो वो उसके लिए नए सिद्धांत बनाता है, नए अपने नियम बनाता है और गलत चीज़ के लिए वो जान लगा देता है, अपनी जान तक देने के लिए भी वो तत्पर रहता है। और ऐसे जो लोग होते हैं जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाते हैं, और ऐसी, क्योंकि कोई रूल्स ऐसा समाज का है जो बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदायक है तो वो अकेला खड़ा हो जाएगा, उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो पहुंचता है सबसे अंतिम अवस्था में। इस अवस्था में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, 1-2%। अगर हम नाम लें तो जैसे कह सकते हैं महात्मा गांधी जी।
पूरे देश के लिए आज़ादी, पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े, इतना मेहनत किए। जितने भी आपके फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, वो सिर्फ अपने लिए नहीं या 2-4 लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर दिए। इस अवस्था में लोग जब पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी कांग्रेस, अब जैसे हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए हुए थे जो हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक थे। तो पूरे देश के लोगों के लिए उन्होंने सोचा कि हम अकेले अगर लड़ करके जान दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही सिद्धांत बनाना शुरू करते हैं लोग, तो इस स्टेज में पहुंचते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे लोग महापुरुष होते हैं जो कि सभी के लोग बारे में सोचते हैं। इस स्टेज को हम सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था नाम देते हैं। और यहाँ ये शुरुआत होती है प्रौढ़ावस्था की, अर्थात जब बालक 18 वर्ष से आगे की स्टेज में पहुँचता है, तब उसके अंदर ये भावनाएं जो हैं, उसके अंदर इस तरीके की नैतिकता की भावना उसके अंदर आती है। तो ये जो नैतिकता की भावना है वो बहुत कम लोगों के अंदर है, आज भी बहुत कम लोगों के अंदर है। क्योंकि आज भी आप अपने समाज में देखते हैं कि अपना भला चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है, बल्कि सभी का, अपने साथ साथ सभी का भला चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। भाषणबाजी कर करके कोई बोले कि नहीं हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसे हैं, वो एक अलग की बात है। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत कम संख्या ऐसे लोगों की है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हों, या वसुधैव कुटुंबकम तो छोड़ दीजिए, सिर्फ किसी एक देश के या किसी राज्य के अंदर जितने भी लोग उसके हैं, उन सभी के बारे में वो सोचता हो, सभी के फायदे के बारे में सोचता हो, और उनके नुकसान के लिए अगर कोई कानून बना हुआ है तो उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी अवस्था को हम नाम देते हैं यही सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो दोस्तों ये कोहलबर्ग का पूरा ये ग्राफ है, इससे आप समझ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन इनके बारे में अगर बात करें तो इनकी आलोचना भी की गई। इनकी आलोचना इस हिसाब से की गई कि कोहलबर्ग महोदय ने यहाँ पर मेल्स को महत्व दिया हुआ है, अर्थात ये जो नैतिकता की अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं ये सिर्फ मेल के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये फीमेल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में जो व्यक्ति की नैतिकता है, हो सकता है अगर फीमेल रहे तो उसकी कुछ अलग सोच हो, वो अलग तरीके से सोचे। तो यहाँ पर इस तरीके से इनके इस सिद्धांत की आलोचना की गई। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताई कि ये जो स्टेजेस हैं ये सार्वभौमिक हैं। इनका मतलब क्या है कि इन अवस्थाओं में पहुँचना ही पहुँचना है। तो आप, जैसे मैंने पहले बताया कि मेल्स के लिए खासकर इन्होंने मेल्स पर ही रिसर्च किया था, पुरुषों पर रिसर्च किया, बालकों पर, लड़कियों पर या महिलाओं के ऊपर रिसर्च नहीं किया। इसलिए ये जो स्टेजेस हैं उनके लिए कुछ अलग हो सकती हैं। इन स्टेजेस में जो उसकी मोरालिटी है, जैसे प्रशंसा की अवस्था है, अहम के दंड की अवस्था है, आज्ञाम दंड की अवस्था है, हो सकता है यहाँ पर कुछ और हो। इस वजह से यहाँ पर इनके इस सिद्धांत को नकारा गया है, इनकी आलोचना की गई है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की इसको समझाने की, आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।